आज 14 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया जो भारतीय लोकतंत्र का नक्शा बदल सकता है। बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल 2026। इसमें कहा गया है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं। 815 सीटें राज्यों से आएंगी और 35 यूनियन टेरिटरीज से। यह बिल 16 से 18 अप्रैल के स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट में रखा जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ सीटें बढ़ाने की नहीं है। इसे समझने के लिए करीब 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। आजादी के बाद से भारत में हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का बंटवारा दोबारा होता था। 1952 में हुआ, 1963 में हुआ, 1973 में हुआ। हर बार आबादी बढ़ी तो सीटें भी बढ़ी। 1952 में 494 सीटें थी, 1973 तक बढ़कर 543 हो गई। यह सिस्टम इसलिए था ताकि हर एमपी लगभग बराबर लोगों की नुमाइंदगी करे। लेकिन 1976 में सब बदल गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया। यह अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। इसी में एक फैसला लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना के हिसाब से फ्रीज कर दी जाएं। मतलब आबादी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, सीटें 543 ही रहेंगी। ये सुनने में अजीब लगता है। सीटें क्यों फ्रीज करेंगे? इसकी वजह बहुत प्रैक्टिकल थी। भारत में कुछ राज्यों ने फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी आबादी कंट्रोल की। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब अगर सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ती रही तो जिन राज्यों ने आबादी कम की उनकी सीटें कम हो जाती और जिन्होंने नहीं की उनकी बढ़ जाती। मतलब अच्छा काम करने वालों को सजा और ना करने वालों को इनाम। ये बड़ा अनफेयर होता, इसलिए सीटें फ्रीज कर दी गई। 2001 में 84वें अमेंडमेंट में इस फ्रीज को और आगे बढ़ा दिया गया। तय हुआ कि सीटों में बदलाव 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक नहीं होगा। लेकिन इस फ्रीज की वजह से एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। 1971 में भारत की आबादी करीब 55 करोड़ थी और 443 एमपी थे। मतलब एक एमपी करीब 7.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता था। आज आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एमपी वही 543। अब एक एमपी करीब 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। फर्क समझिए, 7.5 से 25 लाख। अब आते हैं 2023 पर। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से एक कानून पास किया जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। इस कानून में प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी कि 33% रिजर्व होंगी। लोकसभा में 456 वोट इसके पक्ष में पड़े, सिर्फ 2 विरोध में। राज्यसभा में तो एक भी वोट विरोध में ही नहीं पड़ा। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी गई। ये रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब अगली जनगणना हो और उसके बाद डीलिमिटेशन पूरा हो। डीलिमिटेशन का मतलब है सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं का नया बंटवारा। विपक्ष ने यह शर्त नहीं मानी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मांग की थी कि यह रिजर्वेशन 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो जाए, और यही पेंच फंस गया। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से टलती गई। सरकार ने 5 साल तक इसे शुरू नहीं किया। यह डिजिटल सेंसस अभी अप्रैल 2026 में शुरू हुआ है और इसके नतीजे 2027 तक आने की बात हो रही है। अगर पुराने नियम के हिसाब से चलते तो पहले सेंसस पूरा होता, फिर डिलिमिटेशन होता, फिर कहीं जाकर महिला रिजर्वेशन लागू होता। इस हिसाब से 2034 तक भी इसकी गारंटी नहीं थी। तब सरकार ने एक रास्ता निकाला। 131वें अमेंडमेंट बिल में प्रपोज किया गया है कि आर्टिकल 82 के उस प्रोवाइजो को हटा दिया जाए जो कहता है कि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद ही होगा। मतलब अब सेंसस का इंतजार किए बिना ही डिलिमिटेशन हो सकता है। सरकार का प्लान है कि 2011 की जनगणना के डेटा के आधार पर सीटों का नया बंटवारा कर दिया जाए। इसके साथ ही आर्टिकल 334A में भी बदलाव प्रपोज किया गया है ताकि महिला रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के तुरंत बाद लागू हो जाए, सेंसस का इंतजार न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक महिला रिजर्वेशन लागू करने की डेडलाइन रखी है। अब यहां से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि यह बिल सिर्फ महिला रिजर्वेशन के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, उत्तर बनाम दक्षिण का। अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी के हिसाब से हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें अनुपात में भी कम हो जाएंगी
और उत्तर भारत में बढ़ जाएंगी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश को 17 नई सीटें मिल सकती है। वहीं केरल में सीटों में 30% तक कमी आ सकती है। तमिलनाडु में 23% तक। कुल मिलाकर हिंदी बेल्ट के राज्यों को करीब 43 नई सीटें मिल सकती है, जबकि दक्षिण भारत 24 सीटें खो सकता है। इसलिए विपक्ष भड़का हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि डिलिमिटेशन सिर्फ गिनती का खेल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में आबादी कंट्रोल की, बेहतर HDI हासिल किया, खर्चा कंट्रोल किया, तो उन्हें इसकी सजा क्यों मिले। सोनिया गांधी ने इस प्रपोजल को संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ाना सिर्फ अंकगणित का मामला नहीं है, इसमें राजनीतिक बराबरी भी जरूरी है। उनका कहना है कि असली मुद्दा महिला रिजर्वेशन नहीं बल्कि डिलिमिटेशन है और सरकार इसे महिलाओं के नाम की आड़ में आगे बढ़ा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अलग मॉडल सुझाया। उन्होंने कहा कि जो 272 सीटें नहीं बनेंगी उनमें से आधी यानी कि 176 तो मौजूदा अनुपात के हिसाब से बांटी जाएं, हर राज्य को उसके मौजूदा हिस्से के अनुपात में, और बाकी 136 सीटें राज्यों की आर्थिक ताकत के हिसाब से बांटी जाए। मतलब जो राज्य देश की GDP में ज्यादा योगदान दे रहा है उसे ज्यादा सीटें मिले। उनका तर्क है कि दक्षिण भारत के राज्य देश की GDP में सबसे बड़ा हिस्सा डालते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, तो उन्हें कम सीटें क्यों मिले। और इस स्पेशल सेशन का टाइमिंग भी विवादित है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग है, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 को। ऐसे में 16 से 18 अप्रैल को स्पेशल सेशन बुलाना, जबकि विपक्ष के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसे विपक्ष ने जानबूझकर किया गया कदम बताया है। तो यह पूरा मामला 3 बड़े सवालों पर टिका है। पहला, लोकसभा की सीटें 543 से 850 होंगी, ये तो तय लगता है। दूसरा, डिलिमिटेशन सेंसस से पहले ही हो सकता है, जिससे महिला रिजर्वेशन 2029 तक लागू हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बंटवारा उत्तर और दक्षिण के संतुलन को बिगाड़ देगा या कोई का नया रास्ता निकाला जाएगा। 16 अप्रैल से शुरू होने वाला स्पेशल सेशन बताएगा कि यह बिल किस दिशा में जाता है। धन्यवाद।